बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ वजूहात थी, मैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं रह सका और एक मेरे कान में इन्फेक्शन भी था, उसकी बहुत शदीद दर्द होती है और उस वजह से भी। दूसरा, मैंने एक वीडियो जो है वो बाकायदा उसको रिकॉर्ड किया और वो पेन की वजह से मैं उसको वो अपलोड भी नहीं कर पाया और वो काफ़ी ताख़ीर होगी उसमें। मैं आप सबसे मादरत चाहता हूँ, कोशिश करूँगा अब चीज़ें रेगुलर चलें। कुछ थोड़ा सा मैं सिग्नल से भी दूर था, मुझे ख़बरें भी नहीं प्रॉपर मिल रही थी, तो अब मैंने तमाम ख़बरों का जायज़ा लिया है। अब से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मैंने अपने सिस्टम को ऑन किया, तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। तो ये बड़ा एक धमाका खेज़ किस्म का दिन था। हुकूमत ने अपनी तरफ से झंडे गाड़े हैं और अपनी तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान में लोग बहुत मायूस हैं। ये मैंने अपना फ़ोन उठाया ना, तो इसके व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हम तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हम तो यहाँ कारोबार नहीं करना चाहते। कई लोग ये कह रहे हैं जी आज हमें पाकिस्तान में बहुत मायूसी होगी। 1-2 मेरे दोस्त लॉयर थे, उनके भी मैसेज आया कहते जी हमारी अदलिया तो दफन हो गई। मेरे ख्याल में मायूसी वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है या अंधेरा बहुत ज़्यादा छा जाता है तो वहीं से रोशनी निकल कर आती है। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिल नहीं छोड़ना। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान बोलते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। तो अगर आप हार मान रहे हैं तो फिर आप हार के मुस्तहिक हैं, और अगर आप हार नहीं मान रहे, वो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तरमीम क्या भेजती है? कुछ भी नहीं। अभी सबसे पहले जो है वो सेनेट को इन्होंने चुना और सेनेट में तरमीम करने की कोशिश की पहले, और वहाँ पे 65 का फिगर इन्होंने बताया कि जी हमने पूरा कर लिया है। अच्छा, ये फिगर कैसे पूरा किया? इसके अंदर दो तो बेचारे वो मेंगल साहब के सेनेटर्स हैं। एक फजलुर रहमान साहब ने अपने 5 वोट डाल दिए। अगर फजलुर रहमान साहब ना जाते तो ये तरमीम कभी पास ना होती। अख्तर मेंगल साहब अपने 2 लोगों को कंट्रोल कर पाते तो ये तरमीम कभी भी पास ना होती। लेकिन जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। जैसे मास्क वाले लोग उनको लेकर आ रहे हैं, जैसे सेनेटर्स को पहुंचाया जा रहा है, ये भी अपनी नौयत की एक कमाल किस्म की जो है वो तरमीम थी। इसने निज़ाम को पूरी तरह नंगा किया। इस तरमीम के लिए लोगों को अगवा किया गया, लोगों को तशद्दुद किया गया, लोगों की बहुओं को, बेटियों को, बीवियों को उनको अगवा किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें जो है वो मजबूर किया गया, बच्चों को अगवा करके उन पर टॉर्चर किया गया। प्लास के साथ साहबजादा हामिद रज़ा बता रहे थे। तो ये जो कुछ भी हुआ ये इस मुल्क का रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है कि पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया अपनी नौकरियां और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किस लेवल तक गिर जाते हैं। ये अच्छी बात है ना, हमें पता चल रहा है। अब सोचें जरा एक लम्हे के लिए, क्या 3 साल पहले हमें पता था कि ये लोग अपनी नौकरी के लिए इस लेवल तक गिर जाते हैं? जब कोई कभी कहता था तो हम कहते थे नहीं नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। नहीं पता था ना। कभी 3 साल पहले हमें पता था कि काजी फायद ईसा जैसा एक जज आएगा जो आके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा देगा? नहीं पता था ना। अब हमें पता है। क्या 3 साल पहले हमें पता था कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो सारा कुछ हम तो ये समझते थे पाकिस्तान के मफाद में करती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं नहीं, अपना मफाद भी होता है, अशराफिया का अलग मफाद होता है। तो 3 साल पहले क्या हमें पता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अंदर से मिले हुए हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं? नहीं पता था ना। अब हमें पता है। यानी बहुत सारी चीजें नंगी हो गई हैं। होने दें, जितने ज्यादा इनके कपड़े उतरेंगे उतना गौर से हम इन्हें देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा जनाब इनकी औकात क्या है और ये क्या बेचते हैं। बहरहाल इन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने तौर पे एक आईनी तरमीम की है। उसके अंदर उन्होंने खेल क्या खेला वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन चंद चीजें अपने रिकॉर्ड पे आप रख लें और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इन्होंने खेल का नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया है अपनी तरफ से तरमीम करके। मैं बताता हूं क्या होगा। सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि ये असेंबली जाली है। तो क्या जाली असेंबली एक तरमीम कर सकती है? किसी वक्त भी जब ये इलेक्शन चैलेंज होगा और पता चलेगा कि सारे फॉर्म 47 जाली हैं, तो फिर उनकी की हुई तरमीम कहां जाएगी? इस तरमीम की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं है, क्योंकि असेंबली जाली है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुंह से कह रहे थे कि जाली असेंबली है, मैं क्यों इसके अंदर वोट डालूं और मैं नहीं इसका हिस्सा बनूंगा। इनको तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि आईनी तरमीम करें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से कह रहे थे, उन्होंने बार बार कहा। लेकिन फिर उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि फजलुर रहमान साहब ना एक्चुअली फजलुर रहमान साहब स्टेटस को में कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने आपको बहुत बताया था पहले भी। तो फजलुर रहमान साहब के जो बंदे जिनके बारे में कहा जा रहा था ना कि वो अगवा हो गए हैं, अब ये अब्दुल शकूर साहब के बारे में, तो वो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। अगवा कोई नहीं हुए थे, वो अपनी मर्जी से अगवा हुए थे और वो एक प्रेशर बनाया गया था। इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची थी, मैंने इसको सबसे पहले ट्वीट करके बताया था, लेकिन उसके अंदर उनकी मर्जी शामिल थी और उनके बड़े मामला हैं। तो फजलुर रहमान साहब थे, फिर वो वापस जाके मिल भी लिए थे। तो ये एक प्रेशर भी था फजलुर रहमान साहब पे, नहीं फजलुर रहमान साहब की जानिब से पब्लिक पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि देखें जी ये वैसे भी पास करवा लेंगे तो मैं इसमें वोट डाल देता हूं। मैंने काला नाग कुचल दिया है, उसके दांत तोड़ दिए हैं। फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस आईनी तरमीम में से बहुत सारा गंद निकाल दिया। तो ये बात ठीक है। देखें, जो बात ठीक है वो बात ठीक है। इस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी ऐसी खुराफात थी जिनको फजलुर रहमान साहब ने निकाला, लेकिन इसी आईनी तरमीम में अदलिया को मुकम्मल तौर पर टुथलेस कर दिया गया है। वो जो काले नाग के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली अदलिया के दांत तोड़ दिए फजलुर रहमान साहब ने।
यानी इस आईनी तरमीम में फजलुर रहमान साहब ने कुछ गलत चीजों को अगर निकाला तो दूसरी गलत चीजों के ऊपर मिठाई लपेट के अवाम को खिला दी, खा लो, शुगर कोटेड, कि जनाब ये आईनी तरमीम है, इसको अब आप माने, क्योंकि हमने जनाब बड़ी तको के बात की। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं बनी। यह सबसे अच्छी बात कि इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इस गुनाह कबीरा का हिस्सा नहीं बन रहा, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसलिए कि तो असम्बली जाली है, इनका मैंडेट ही जाली है, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि ये 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम पास करवा रहे हो। अच्छा, कई जो एमएनए थे ना वो इमरान खान साहब को पहले ही धोखा दे चुके थे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कई एमएनए ने इमरान खान साहब को धोखा दिया था, और उनकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है एक अलग बात है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के 8 वोट वहां पे चले गए हैं। इस वक्त हुकूमत के पास 212 वोट हैं। पहले सेनेट में चले आ जाए, सेनेट में भी इमरान खान साहब के 3 सेनेटर धोखा दे चुके थे, एक खातून सेनेटर है, 2 मर्द हजरात हैं। ये इमरान खान साहब को धोखा दे चुके थे। इमरान खान साहब को 2 की शक्लें तो दिखा रहे हैं ना, एक खातून की दिखा रहे हैं डॉक्टर जरका की, और एक दिखा रहे हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा से फैसल, इनकी दिखा रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने दोनों भी की है। तो ये 3 लोग मुबैना तौर पे कंप्रोमाइज हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। तो अब तो ये खातिर जमा रखें कि इनकी पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है, चाहे इन्होंने वोट डाला चाहे नहीं डाला। अब ये ना जिंदगी में दोबारा सेनेट में कभी इनको कोई पार्टी लेगी या इनको बनाएगी, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं बनाएगी। हालांकि इनको वादे किए गए, देखो ना फैसल वाडा भी तो सेनेटर बन गया, देखो ना मोहसिन नकवी भी तो सेनेटर बन गया, तो आपका पॉलिटिकल कैरियर कभी खत्म नहीं होगा, हम आपको फिर बनाएंगे। भाई जो पॉलिटिक्स करता रहा इंसान वो इज्जत के लिए करता है। अगर तो आपने पैसे कमाने के लिए की है तो ठीक है, फिर तो आपने खोला हुआ है बाजार, उसके अंदर बेचें अपने आप को, लेकिन एक्चुअली तो इज्जत कमाने के लिए करता है। तो इज्जत के लिए अब ये लोग तरसेंगे, ये जहां जाएंगे इज्जत के लिए तरसेंगे। इन्होंने वोट नहीं भी डाला ना तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के 2 लोग और पीटीआई के 3 लोग ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मेंगल साहब ने बड़ी कोशिश की अपने बंदों को रोकने की कि जनाब मेरे बंदे रुक जाएं, दोनों बंदे गायब कर दिए गए, लाके दोबारा उनसे वोट ले लिए गए। तो इस तरह इन्होंने 65 का फिगर पूरा कर लिया है। और फजलुर रहमान साहब का जो है मैंने किरदार आपको बताया था, वो ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या स्टेटस को के साथ। तो फजलुर रहमान साहब ने ये किया, कुछ इनको दे दिया, कुछ उनको दे दिया, कुछ उनको दे दिया। पीटीआई को भी कह दिया कि देखिए जी मैं इतना कर सकता हूँ, तो पब्लिक को भी बताया कि देखिए जी मैंने कितनी कोशिश की है। तो एक्चुअली ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। इसमें हुआ क्या, ये देर में रखिए आप चीज़ें। एक तो इन्होंने जो जुडिशल कमीशन है जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है उसकी फॉर्मेशन तब्दील कर दी है। पहले इसमें 9 मेंबर्स होते थे। 9 मेंबर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस होते थे। उसके बाद इसमें अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा और एक रिटायर्ड जज, ये 9 होते थे। तो ये अक्सरियत से फैसला करते थे, जज अपॉइंट हो जाते थे। अब जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन में मजीद 5 बंदे शामिल करके तादाद 14 कर दी गई। ये 5 बंदे जो हैं ये पार्लियामेंट से शामिल किए गए। इसमें 2 सेनेट के और 2 कौमी असम्बली के, 4 बंदे ये शामिल कर दिए। और इसके अलावा एक अकलियत का मेंबर भी शामिल कर दिया, और वो स्पीकर बताएगा जनाब कौन सा है। तो स्पीकर बताएगा तो स्पीकर वही बताएगा ना जिस जमात का स्पीकर होगा, हुकूमत का ही होगा ना स्पीकर, तो हुकूमत का ही नाम लेगा। तो इस तरह हुकूमत ने अपनी बड़ी ताकत हासिल कर ली है यहां पे कि जजेस कुछ भी चाहें, जितना मर्जी मेरिट के ऊपर जाएं, अगर किसी ने जज बनना है तो उसको सियासी जमातों से बेहतरीन ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। 3 सीनियर जजेस में से ही एक जो है वो चुना जाएगा और उसको बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर तीसरे नंबर वाला इनकार करता है तो चौथे वाला तीसरे पे आगे शामिल हो जाएगा, ये भी मुमकिन है। मुझे एक दोस्त ने कहा कि ये भी हो सकता है। तो अगर याया अफरीदी साहब ने कहा जी मैं नहीं बनता, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे। और कोई पता नहीं याया अफरीदी साहब बने तो होगा क्या, क्योंकि देखिए काजी फायद ईसा साहब जैसा जज नहीं मिलेगा। ये आप मेरे से लिख कर लें कि अगर काजी फायद ईसा साहब के करीब कोई जज पहुंच सकता था, तो बहुत सारे जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं कोर्ट में, या कि वो कहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के अंदर ये काबिलियत है कि वो काजी साहब के करीब पहुंच सकते थे, लेकिन काजी साहब का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। एक्चुअली जो बाकी 3 जजेज हैं टॉप के, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों को तो कभी भी नहीं बनाएगी हुकूमत, बहुत मुश्किल है। हाँ, मंसूर अली शाह साहब को अगर कोई बात कहीं पे आ जाए, क्योंकि वकला की तहरीक भी चलनी है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि जो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ी है और बड़ी कामयाबी से बड़े लंबे अरसे तक लड़ी है, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुक्तदरा के पसीने छूट गए हैं। इस आईनी तरमीम के लिए उन्होंने वो सारे हरबे इख्तियार किए जो दुश्मन मुल्क के साथ किए जाते हैं, वो सारे हरबे इख्तियार किए जो आप मकबूजा इलाके के अंदर करते हैं, वो सारा कुछ करना पड़ा इस आईनी तरमीम के लिए। तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कुछ भी जमहूरी अंदाज में नहीं हो सका। और इमरान खान ने बिलावल का असल चेहरा भी इस कौम को दिखाया, असल चेहरा। यानी बिलावल अगर जिंदगी में कभी बोले ना कि वो जमहूरी है, तो आपने इस बात पर यकीन करना, क्योंकि बंदा रात को ये कहेगा ये दिन है तो आप मान लेंगे ठीक है दिन है, लेकिन बिलावल बोले कि मैं जमहूरी हूं तो इसको आप नहीं मानेंगे।
उसकी वजह यह है कि बिलावल ने सरेआम धमकियां लगाई हैं, सरेआम धमकियां लगाई हैं। और सबसे ज्यादा जोर बिलावल किस चीज पे दे रहे थे? बिलावल भी और नवाज शरीफ भी, ये दोनों लोग सबसे ज्यादा जोर मिलिट्री कोर्ट्स पे दे रहे थे ताकि इमरान खान साहब को फिक्स कर सकें। बहरहाल आज हम जरा अदालत के ऊपर रहेंगे। ये लड़ाई जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से निकलकर ये गले पड़ गई है अदलिया के। अब जो खास तौर पे नौजवान वकला है उनके अंदर बड़ी पहले ही बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि उनकी जो सीनियर क़यादत है वो कुछ ना कुछ करके इस सारे मामले को रोक कर रखेगी और इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर खराबा नहीं होने देगी अदलिया में। अब अदलिया के तो तोड़ दिए गए दांत, सो मोटो नोटिस अदलिया ले नहीं सकती। तमाम जजेस जो है उनकी कारकर्दगी रिपोर्टें जो है पार्लियामेंट में बनेंगी। ये अमेरिका में अच्छा लगता है, उसकी एक वजह है। अमेरिका में इसलिए अच्छा लगता है कि वहां फॉर्म 47 के ऊपर कोई नहीं आता। वहां पे जो है वो एक सरकारी ऑफिसर बैठ के पार्लियामेंट नहीं चला रहा होता यूनिफॉर्म में। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो है वो रियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिस मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है, जहां पे औरतों और बच्चों को उठा के जो है वो आईनी तरमीम करवाई जा रही है, उस मुल्क के अंदर वो वाले कंप्रोमाइज पार्लियामेंटेरियंस वो करेंगे जजेस का एहतसाब। हद हो गई वैसे, जहां पे आधी पार्लियामेंट के ऊपर अपने मुकदमे बने हुए हैं। खुद इन्होंने करप्शन की हुई है, लीडरशिप ने करप्शन की हुई है, अपने सवालों के जवाब आज तक नहीं दे सके कि पैसा कहां से कमाया, मनी ट्रेल नहीं दे सके। वो लोग अब जिनके केसेस जजों के पास चलने चाहिए, अब जजों की कारकर्दगी का जायजा वो लोग लेंगे। यानी उल्टी गंगा इस मुल्क में अब बहेगी। और ये फजल रहमान साहब ने इसके अंदर रोल प्ले किया। फजल रहमान साहब ने देखें, जहां नेगेटिव है वहां थोड़ा पॉजिटिव भी है। नेगेटिव तो फजल रहमान साहब का यही है ना कि उन्होंने अदलिया के दांत तोड़ दिए और कुछ चीजें ऐसी की जो मुल्क के अंदर बेहतर नहीं है। यानी अब आईनी बेंच बनाएंगे। यहां एक और सवाल पैदा होता है, आईनी बेंच बन जाता है 5 जजों का, फर्ज करें वो 5 जज एक फैसला देते हैं एक खास मसले के ऊपर, लेकिन उनसे पहले 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसी मसले पे फैसला दिया हो तो फिर तो सुपरसीड हो जाएगा जो 10 जजेस का फैसला है। ये तरामीम बड़ी कमजोर है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मामला अल्टीमेटली अदालत में जाएगा। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद और इसके ऊपर फुल कोर्ट बन गया, तो इस तरमीम का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं अभी कि बहुत मुमकिन है कि ये लड़ाई चली जाए अदलिया में, और अदलिया में जो भी चीफ जस्टिस हो वो अगर फुल कोर्ट बनाएगा तो ये तरमीम जो है वो कलदम हो जाएगी और एक नया बहरान इस मुल्क में शुरू हो जाएगा। वकला तहरीक होती है या नहीं होती, क्योंकि देखें वकीलों की बहुत बड़ी तादाद में ये बात एक दफा नहीं कई बार कही है। वकला बार बार ये कहते चले जा रहे हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे। अब देखना यह है कि ये हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता कैसे रोकती है। क्या वकला दमादम मस्तकलंदर करते हैं या नहीं करते? अभी तक तो वकला ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, एक चीज मुझे कहनी पड़ेगी कि पॉलिटिकली भी इस चीज को हैंडल किया जा सकता था और माहौल बना हुआ था। 4 और 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो किया, अपने कारकुनों को डी चौक में छोड़कर निकल लिए, वो एक ऐसा मौका था जहां पे ये तहरीक बहुत ताकत में आ सकती थी। पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने एक जाल बिछाया हुआ था एहतजाज का। उनका पूरा एक प्लान था जो इंतजार हुसैन पंजूता साहब दे रहे थे। वो पंजूता साहब भी गायब फिर उसके बाद से, आपको पता है। तो ये पूरा एक मंसूबा था इमरान खान साहब का कि हमने पब्लिक फोर्स के जरिए से, अवामी ताकत के जरिए से ये गैर आईनी तरमीम जो है इसका रास्ता रोकना है। इमरान खान साहब ने फैसला किया हुआ था। अब 4 और 5 तारीख को जिस बुज़दिली का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक भी काबिल जिक्र एहतजाज नहीं किया। यानी एहतजाज किया, ऐसा नहीं है कि कारकुन नहीं निकलते, कारकुन निकलते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, जेलों में भी जाते हैं, डंडे भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक मूव बन गई थी ना, वो जो एक मोमेंटम बन गया था, उस मोमेंटम को एक्चुअली कुर्बान कर दिया गया उस दिन, सिर्फ मेरे ख्याल में अपनी खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत बचाने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये जो उस दिन का कंप्रोमाइज है वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसने इमरान खान साहब के कॉज को डैमेज किया, और प्रैक्टिकली ये डैमेज इमरान खान साहब का कॉज उस दिन हो गया था। अब कौमी असेंबली में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हुकूमत के पास है जी 212, 8 इन्हें मिल जाएंगे फजल रहमान साहब के 220, 4 मजीद चाहिए, 3 इनके पास पहले हैं, एक औरंगजेब खिच्ची, एक चौधरी उस्मान और एक जहूर कुरैशी। ये तीनों वो लोग हैं जो आजाद हैसियत में इन्होंने बयान अल्फी जमा नहीं करवाया था पीटीआई को, तो हो गए 223। अब एक मेंबर चाहिए। अब एक मेंबर के लिए इनको 4 ऐसे लोग दस्तयाब हैं जिन्होंने अपना बयान अल्फी नहीं दिया हुआ, ये आजाद हैसियत में। इन 4 के अंदर से किसी को भी ये उठा ले। मिसाल के तौर पे मुबारक ज़ेब को उठा सकते हैं, इलियास चौधरी को उठा सकते हैं, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन को उठा सकते हैं, रियाज फटियाना को उठा सकते हैं। इन 4 में से किसी एक का भी वोट अगर इन्हें मिल जाता है तो ऐसी सूरत में आईनी तरमीम फिर भी हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, एक बात आप सबने अपने पल्ले बांध लेनी है कि ये जाली असेंबली है फॉर्म 47 के मुताबिक, और ये काजी फायज ईसा साहब की मेहरबानी से है। दूसरा, ये 63A का
अगर रिव्यू का फैसला कादी फायद ईसा साहब सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में अपनी मर्जी का बेंच बनाकर ना करते तो कभी भी यह आईनी तरमीम पास ना होती, क्योंकि 63A का फैसला करवा के तमाम पॉलिटिकल लोगों को ब्लैकमेल करके उठाया गया, उसकी बुनियाद के ऊपर माहौल बनाया गया, फजल रहमान साहब को भी दबाव में लिया गया, तमाम लोगों को। अगर कादी फायद ईसा साहब 63A वाला काम ना करते तो ये तरमीम कभी ना होती। और 4 सीटें भी तो दी हुई है ना थोड़ा अर्सा पहले। कादी साहब ने नून लीग को 4 सीटें पीटीआई से छीन कर भी तो दी हैं थोड़ा अर्सा पहले। तो कोई एक एहसान थोड़ी है। तो कादी साहब की तारीफें तो सबने करनी है। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। बिल आखिर आइनी तरमीम जिनका शोर था वो आइनी तरमीम हो गई हैं। जिस तरह से हुई वो आपने देखा। और अच्छी चीज़ यह है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके और इस आइनी तरमीम तक जितनी इस मुल्क में तबाहकारियाँ हुई हैं वो रात के पिछले पहर हुई हैं, रात के वक्त हुई हैं और सही नंगे और गंदे होकर की गई हैं। और हर इनके अमल से इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके इनको हुकूमत में लाने तक और इनको हुकूमत में लाने से लेके और आइनी तरमीम कराने तक ये जो कुछ धंधा किया गया है ये रात की तारीकी में किया गया, रात के पिछले पहर किया गया है। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अवाम में ये और नंगे और गंदे हुए हैं, लोगों में इनकी नफरत बढ़ी है और ये इसकी सियासी कीमत अदा करेंगे। ये आज आप मेरी बात लिख लें। मुझे अंदाज़ा है कि लोग बहुत मायूस हैं, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रही हैं। बड़ी लड़ाई होने जा रही है और एक खौफनाक लड़ाई जो है वो होने जा रही है। और ये ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आ जाता है, तो इनकी भी सियासी मौत आई हुई है। तो इसीलिए इन्होंने ये हरकत और ये अमल किया है और जिस भोंडे अंदाज से किया है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग लौटे हुए उनके हवाले से पीटीआई की पॉलिसी आ गई है और पीटीआई ने नाम जारी कर दिए हैं। और मैं ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ शहबाज गिल साहब का। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि ये लौटे हैं और शहबाज गिल साहब ने मुतनब्बे किया है, अलर्ट किया है अपने कारकुनान को, वार्न किया अपने कारकुनान को, अलर्ट किया अपने कारकुनान को कि इन लोटों के हक में कोई ट्वीट ना करे। क्योंकि हुआ यह है कि ये बात पहले नजर आ रही थी कि जितने लोटों के वोट डलवाए जाएंगे और जो बाकी रिजर्व में लोटे थे वो बाद में वीडियो पैगाम जारी कर देंगे कि जनाब हम तो नहीं थे, हमारे बारे में गलत चल रहा था। लेकिन शहबाज गिल ने बर वक्त ये काम कर दिया, क्योंकि पीटीआई के सोशल मीडिया का मसला यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया में 80-85% लोग सेंसिबल हैं, वो बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो शायद, क्योंकि देखें पीटीआई के जो सोशल मीडिया ना वो 100 नहीं 101% इमरान खान के साथ तो सिंसियर है। इमरान खान से उनकी कमिटमेंट की कोई मिसाल नहीं मिलती जितनी वफादारी उन्होंने इमरान खान के साथ निभाई है। और अजहर मिशवानी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसने ठीक कहा कि उनके जितने भी आम कारकुन उठाए गए, सोशल मीडिया वाले उठाए गए, जो बड़ा फैमिली वाइज वो लोअर मिडिल क्लास से थे, मिडिल क्लास से थे और सब कुछ था, लेकिन उनमें से कोई नहीं बिका, डटे रहे, जुल्म सहा, जबर सहा, अखबार रहे, तशद्दुद जो कुछ हुआ, लेकिन वो वापस आके भी इमरान खान के साथ खड़े रहे। कोई उन्होंने पैसे नहीं लिए, कोई वो डरे नहीं है। और ये बड़े बड़े नाम जो हैं एमएनएस और सेनेटर्स जिस तरह से बिके हैं और जो सूरत हाल हुई है, तो इमरान खान का जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान के साथ तो 101% सिंसियर है। इमरान खान के साथ उनको इश्क है, जुनून है, मतलब जान तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनमें से 10 से 15% लोग वो हैं, अच्छा क्योंकि उनमें ग्रुपिंग भी है, 4-5 मुख्तलिफ ग्रुप हैं। अब होता यह है कि कभी जब 2-3 ग्रुप कोई चीज़ कह रहे हो तो उनमें से एक ग्रुप जो है ना वो सिर्फ उस ग्रुप की मुखालफत में उसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देता है। यही हुआ ज़ैन कुरैशी साहब के मामले में। ज़ैन कुरैशी जिनका 1000% वो लौटे हो चुके हैं, उनके हवाले से हुआ ये कि कुछ पीटीआई के सोशल मीडिया वाले एक्टिव हो गए कि दिखाएं हमें कहाँ है उसकी तस्वीर, कहाँ है वो नहीं था, ये वो झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है और ये नैरेटिव बनने लग गया। अब बर वक्त पीटीआई के 2 लोगों को ये ख्याल आया, एक शहबाज गिल साहब को और एक शाहिद खटक साहब को। उन दोनों ने ट्वीट्स किया और उन्होंने कहा कि खबरदार अगर किसी ने लोटों को डिफेंड किया और इनको हीरो बनाने की कोशिश की, ये नाम सबके सामने आ चुके हैं। अब इनके हवाले से जब तक इमरान खान किसी को क्लीन चिट नहीं देता कोई इनके हक में नहीं लिखेगा। और फिर शहबाज गिल साहब से तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि उनसे ज़ैन कुरैशी से शहबाज गिल तो मैंने नहीं कह दिया, मैं भी इस वक्त नींद में हूँ, आपको पता है कि कल से जाग रहे हैं और सारी रात जो है ना वो हमारी वो वाली मसला तो नहीं है जो शहबाज शरीफ और इन 271 गुलामों का मसला है, क्योंकि 271 जो गुलाम हैं इनकी हैसियत और औकात आपने देख ली है कि इनमें से किसी की जरूरत नहीं थी कि कोर्ट के जाता। 5-6 लोग इतने बीमार थे कि वो बैठ के और हाथ खड़े करके उन्होंने वोट दिया है, लेकिन जरूरत नहीं थी कि कोई वहां से उठ के जा सके। ये हालत है। और 5-6 बीमारों की वजह से पीटीआई के 11 लोग तोड़े गए थे कि 5 तो वैसे ही चाहिए थे, 4-5, लेकिन 5 बैकअप में इसलिए लाए गए थे कि खुदा ना खास्ता इनमें से कोई लुढ़क जाए, किसी को कुछ हो जाए तो बैकअप तैयार हो। यानी इतने ये बीमार थे कि डर था कि कोई इनमें से मारी ना जाए बैठा बैठा इंतजार में, और जो मतलब पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े तो कोई मर ना जाए
तो बैकअप जो है वो तैयार हो, या किसी का कोई इतना तबीयत खराब ना हो जाए कि उसको आईसीयू शिफ्ट करना पड़े या अस्पताल शिफ्ट करना पड़े। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के ज्यादा बंदे तोड़े गए थे, और ज्यादा बंदे तोड़ने की वजह यह भी थी कि ये जो गैरत से आरी ये जो लोटे थे, इनमें से किसी गैरत से आरी शख्स की गैरत जाग ना जाए और वो फ्लोर पे पहुंच के और बगावत ना कर दें। और क्योंकि मैं अब आप चलें एक और खबर दे देता हूं आपको, इनमें से 4, 5, 6 पहले लोटे हो चुके थे 14-15 सितंबर को। जब आईनी तरमीम नहीं हुई 14-15 सितंबर को, तो ये लोटे जब वापस आए तो तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या प्लान किया हुआ था, हमने तो सरप्राइज देना था, हमने तो तबाही फेरनी थी, हमने करना यह था कि हम उधर जाते फ्लोर पे, जब वोटिंग के लिए खड़े होते सारे, हम इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा के दूसरी तरफ आ जाते। ये इन्होंने पार्टी को आगे कहा था, इसलिए ये बात रिपोर्ट हो गई थी। पता था, जो इनको लाए थे उनको भी पता था, उनको डर था कि वैसे ये कंप्रोमाइज कर चुके थे, ये कोई इनमें से एक भी अखबार नहीं था, सब बिके हैं। लेकिन फिर भी उनको ये था कि यार एक डर था कि कहीं उस वक्त माहौल देख के पीटीआई के लोग ज्यादा ना ऐवान में हों, वो इनको प्रेशराइज कर लें और कोई दबाव ना आ जाए, किसी मौके पे इनका ज़मीर ना जाग जाए, गैरत ना आ जाए, तो कोई अगर बगावत कर गया फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि ठीक है, बैकअप में इतने बंदे तैयार रखें कि जो बीमार हैं उनमें से कोई लुढ़क जाता है या उसको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है तो उसकी जगह, और अगर जो गैरत से आ रही जो एमएनएज हैं पीटीआई के, जो बगावत कर गए हैं, जो लोटे हैं, इनमें से किसी की गैरत ना जाग जाए, इसलिए इन्होंने जो है ये सारा मामला किया था। तो हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब से ब्लंडर ये हुआ है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक वीडियो उनकी रिकॉर्ड की गई और वो भेजी गई वीडियो फरहान विर्क साहब को। फरहान विर्क साहब ने जब ट्वीट की, उसके 22 मिनट बाद ज़ैन कुरैशी ने खुद ट्वीट किया। तो ये हुआ है, इस तरह से एक्सपोज मजीद हुए हैं ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन कुरैशी छोड़ चुके हैं पीटीआई, बगावत कर चुके हैं, लोटे बन चुके हैं। अब जो मर्जी आप कहें, जो मर्जी कहें, अब इस तरह से नहीं हो सकता। और उनकी जो फैमिली है, मेहरबानो साहबा या जो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको भी अब ज़ैन कुरैशी साहब को डिफेंड नहीं करना चाहिए। और अगर वो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं तो उनको एक स्टैंड लेना चाहिए और कहना चाहिए कि ज़ैन कुरैशी ने गलत किया है, उसको बिल्कुल डिफेंड ना करें, उससे इनको नुकसान होगा और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी नुकसान होगा अगर वो इसको डिफेंड करेंगे ज़ैन कुरैशी को। तो अब आ जाएं जनाब, जो इनका ट्वीट भी आया है शहबाज गिल साहब का, NA62 गुजरात से चौधरी, ये 5 वो नाम हैं जो वो लोटे हैं जिन्होंने वोट भी डाला है। इनमें चौधरी इलियास हैं NA62 गुजरात से, और ये वो लोटा है, घटिया आदमी है, मकरू आदमी है, जो इमरान रियाज खान साहब को धमकियां दे रहा था, मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये इतना घटिया आदमी है। उसके बाद दूसरा लोटा जो है वो उस्मान अली है, NA142 NA142 साहिवाल से। तीसरे मुबारक ज़ेब साहब हैं, मुबारक ज़ेब NA8 बाजोड़ से। और गुल जफर जो इनके बारे में कहते थे वो ठीक कहते थे, शाहिद खटक जो इनके बारे में कहते थे ठीक कहते थे। उसके बाद ज़हूर कुरैशी NA146 खानेवाल से। उसके बाद औरंगजेब खिची NA159 बिहाड़ी से, ये भी लोटे हो चुके हैं, इन्होंने वोट दिया है। अब जो गवर्नमेंट लॉबी में मौजूद थे, जो सामने नहीं आए लेकिन वो लॉबी में मौजूद थे, इनमें रियाज फतेहाना NA107 टोबा टेक सिंह से। और रियाज फतेहाना साहब के वाले से मैंने एक ट्वीट भी किया था। यहाँ पे मैं आज एक बात आखिरी बार कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ये बात कभी दोबारा नहीं कहूँगा। देखें, बात ये होती है कि मैंने कल परसों एक ट्वीट किया था कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट आ गई है कि पीटीआई के कौन से लोग लोटे हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। और मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अकाउंट्स हैं जो पहले ही मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे और माहौल बना रहे थे कि सदीक जान बारीक वारदात डाल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इनके लोग लोटे होकर और इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं तो क्रेडिट इनके पीटीआई के उन सोशल मीडिया के अकाउंट्स को भी जाना चाहिए जो हर बात पे उनको ये आ जाता है कि फलाना भी जो है पीठ में छुरा घोंप रहा है हमारी और पार्टी के, फलाना भी बारीक वारदात डाल रहा है। तो मैंने कहा जरा ये मजा चख लें। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अब मैं ये समझता हूँ कि अगर परसों जो मुझे, बल्कि उससे भी पहले 4 नाम पता चल गए थे, अगर उस वक्त मैं इस बात का ख्याल ना करता और ये बात मैं पब्लिक कर देता तो शायद ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती और पहले ज़्यादा दबाव बढ़ जाता। और पीटीआई के 2 सेनेटर्स के हवाले से जब हमने बात की तो उस वक्त भी कहा गया कि बारीक वारदात डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखें, बात ये होती है कि पीटीआई की जो पब्लिक पोजीशन होती है ना पीटीआई के उहदेदारान की, वो कुछ और होती है और वो उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनका एक पॉलिसी, एक पार्टी डेकोरम है। लेकिन जो हमसे बात हो रही होती है ना, तो हमें वो एक एक चीज़ बता रहे होते हैं कि इंटरनली चल क्या रहा है। मैं आपको बताना चाहता था आज एक सेनेटर का किस्सा कि पीटीआई के किस किस बंदे को पता था कि वो सेनेटर उसने बगावत कर दी है और उसने अपना तन मन धन बेच दिया है। लेकिन मैं आज वो इसलिए नहीं आपको बता पा रहा क्योंकि कल जब मैंने ये वीडियो में कहा तो अहमद बोपक साहब ने वो मेरा लगा दिया। तो जिन दोस्तों के हवाले से मैंने जिक्र किया था उनमें से एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया क्या मुझे अभी ये बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं इसलिए बात नहीं कर रहा। लेकिन आपके साथ मेरा वादा है कि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और कुछ उन लोगों के हीरोज़ के भी नाम बताऊंगा जिनका बड़ा किरदार था सारे में, जिन्होंने पूरी कोशिश की। और लिहाजा जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारा कोई मकसद कोई ऐसा नहीं होता, हमारे पास जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम कर रहे होते हैं।
मुझे 2 सेनेटर्स का बहुत पहले पता चल गया था, मैंने ट्वीट कर दिया था कि 2 सेनेटर बिक चुके हैं, 4 MNAs का मुझे पहले पता चल चुका था। और ये पूरी लिस्ट जो आज आई है, ये पूरी लिस्ट मेरे पास नाम मुझे एक PTI के अहम रहनुमा ने लिखवा दिए थे। थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, उस इमरान खान के हीरो का, उस इमरान खान के जानिसार का, इमरान खान को जियाले का नाम भी आपको बता दूंगा, जिसने बड़ी एफर्ट्स की। उसने मुझे ये नाम बताए थे और मैंने आपको बताया था कि उसने जब मुझे कहा कि सदीक भाई मेरी रग फट जाएगी, मैं इतना परेशान हूँ एक नाम सुन के। मुझे उसने कहा कि आपके पाँव के नीचे जमीन निकल जाएगी। मुझे उसने कहा जब नाम बताऊंगा, मैंने कहा बताएं। उसने कहा कि ज़ैन कुरैशी। तो मैं उठ के बैठ के मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं हाँ ज़ैन कुरैशी। तो उन्होंने बताया था। तो जब भी हमको बात कर रहे होते हैं किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे होते हैं, तो बाकी अब उन लोगों को सुकून मिल गया होगा जो उस वक्त हमें कह रहे थे कि हम बारीक वारदात डाल रहे हैं। तो आप लोगों को मुबारक हो, माशाल्लाह, बड़ा आप लोगों ने खिदमत की है पार्टी की। उसके बाद आ जाए जनाब ज़ैन कुरैशी के बाद मिकदाद अली साहब, ये NA86 NA86 सरगोदा से, और असलम घुमन साहब NA74 सियालकोट से। ये हैं जनाब जिनका शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है और बताया कि लोटे हैं और इनके हक में कोई ट्वीट ना करे। और सेनेटर्स में उन्होंने नाम लिखा है डॉक्टर जरका का और फैसल सलीम का। अच्छा खैर, इन बाकियों को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने कोई अभी तक बयान नहीं दिया और इनको पता है कि अब इनका बयान नहीं माना जाएगा। लेकिन ज़ैन कुरैशी ने गलती की। अगर ज़ैन कुरैशी ये कह देता ना कि मैं अगवा था, फिर भी कुछ समझ आती थी। और इतनी भोंडी उन्होंने वीडियो जारी किया है कि मैंने अभी टीवी पे देखा है कि मेरा चल रहा है कि मैं वोट देने गया हूं, मैं वोट देने नहीं गया, ये झूठ है, मैं इमरान खान के साथ हूं, PTI के साथ हूं। खुदा का खौफ करो यार, कोई थोड़ी सी तो अपना मतलब, लोगों को क्या समझ रखा है तुमने? ये लोगों को तुमने नून लीग वाला समझ रखा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को आपने शरीफ खानदान के जो चपरासी एंकर्स हैं, साफी हैं, वो समझ रखा है। अच्छा, वो भी जो एंकर्स और साफी और तजियाकार जो शरीफ खान को सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे नहीं को डफर्स हैं कि उनका दिमाग बंद है या वो जाहिल है। नहीं, वो तो उनका मफाद है, वो इसलिए जाहिलाना बातें करते हैं। तो ज़ैन कुरैशी जो है वो अपने अकाउंट से ट्वीट बाद में कर रहे हैं, फरहान भी पहले कर रहा है, तो अब और पीछे क्या बचा है? और अच्छा, तो ये अब आ गया। और बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, अब PTI को इस चीज का जवाब देना चाहिए, PTI की क़यादत को, कि किन किन लोगों पे जिम्मेदारी थी। और जब पता चल गया था कि ये लोग लोटे हो चुके हैं, तो इनका नाम जल्दी पब्लिक क्यों नहीं किया गया था? इस चीज का जवाब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देना चाहिए। इमरान खान ने आपको पार्टी का अगर हवाले आपके से की हुई है, जो PTI के बाहर लीडर्स हैं, तो उनको बेहतरीन तरीका यह है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके और बता देना चाहिए कि इन लोगों की जिम्मेदारी इन लोगों के पास थी। क्योंकि ये बात कही भी है सबजादा हामिद रजा साहब ने, जब वो असम्बली से निकले, उन्होंने कहा जी इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो देखेगी कि किसकी जिम्मेदारी किसके पास थी। देखिए, आज से 10 दिन पहले अगर PTI ये नाम जारी कर देती कि ये लोटे हो चुके हैं, तो आज हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग टूट गए होते, हुकूमत से इतना प्रेशर आ जाता, लोग इनके घरों का घेराव करते कि ये ना करते। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने बहुत देर की, और कल आके तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर ये कहा कि अब इनका नाम लीक कर दें, जारी कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ के, मैं बता रहा हूं बार बार आपको, कि एक सेनेटर के हवाले से PTI के एक सेनेटर को पता था, उसको बता दिया था उसने कि मैंने वोट हुकूमत के हक में देना है। और ये है। तो बहरहाल आप देखते हैं जी। उसके बाद आप आ जाए जनाब कि 12:05 पर इजलास शुरू हुआ, 5:15 तक जारी रहा, 5 घंटे 10 मिनट ये इजलास जारी रहा मुकम्मल तौर पे। और आप देखें कि बलूचिस्तान में दर्जनों बेगुनाहों की जानें चली गई। अभी कानपुरों को की शहादत हुई जिस दिन SCO होनी थी उससे एक दिन पहले, और उससे पहले जो मजदूर शहीद हुए, जो इससे पहले मुसाफिर शहीद हुए, जो कुछ दर्जनों बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, दहशतगर्दी बढ़ गई है, धमाके बढ़ गए हैं, गुर्बत बढ़ गई है, मतलब बहुत हालात कशीदा हैं, लोगों के हालात ख़राब हैं। कभी आपने देखा है कि 5-6 घंटे इजलास पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर कोई ये कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि इतने हुकूमती अरकान बैठ रहे हूँ? दुनिया में मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूँगा, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल चीज़ों को देखते हैं, मैं उनको कहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ज़रूर रिसर्च करें। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी पार्लियामेंट जिसने आज तक पूरी रात जाके और कोई कानून साजी की हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये नौकर, गुलाम, औकात, हैसियत इनकी देखें, इनमें से किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो वॉशरूम तक भी चला जाए। ये हालात हैं इन लोगों के, फॉर्म 47 वालों के। जाहिर है नौकर की तो नखरा की, फिर आपकी हैसियत और औकात यही होती है जो आपकी इस वक्त हैसियत और औकात है कि आप में से किसी की जुर्रत नहीं थी कि उठ के जाए। मतलब ये हालात हैं। उसके बाद जनाब उमर अयूब साहब ने कमाल खिताब किया, मैन ऑफ द मैच उमर अयूब साहब। बैरिस्टर गौर साहब ने कमाल खिताब किया, नवाज शरीफ को नंगा करके रख दिया बैरिस्टर गौर ने, और तू करके उन्होंने वही उसी जबान में बात की जिस जबान में मियां साहब को समझ आती है, और कमाल उन्होंने सुनाई। दोनों तकरीरें आपको सुननी चाहिए। उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि किसी को ये PTI को करना चाहिए। PTI की जो बाहर आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग PTI के सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, उनको एक वेबसाइट बनानी चाहिए। उसके ऊपर जो PTI के पहले 20 लोग लोटे बने थे, जो रजीम चेंज में जिन लोगों का किरदार था,
8 फरवरी में जिनका किरदार था, जिन आरओज का किरदार था, जिन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का किरदार था, जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किरदार था, अब इस आईनी तरमीम में जिनका किरदार था, ये जो 225 जिन्होंने वोट दिए हैं और 65 जिन्होंने सेनेट में वोट दिए, इन सब के नाम, हल्के, तस्वीरें, सब चीजें डालें वेबसाइट पे। ये पाकिस्तान की तारीख है, तारीख डालें इनके नाम वेबसाइट्स के ऊपर। जब इस मुल्क में आइंदा तबाही और बर्बादी आए, लोगों को लिंक दें उस वेबसाइट का कि जाओ देखो ये आईनी तरमीम किन्होंने की थी, किन किन ने वोट डाला था। ये नाम लोगों को अजबर होने चाहिए, लोगों को इनके एक एक के नाम और तस्वीरें ट्वीट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये लोग हैं जिन्होंने इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, ताकि लोगों के ज़हनों पे नक्श हो जाए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों तक ये पैगाम जाए कि ये लोग थे जिन्होंने ये आईनी तरमीम की थी। क्यों की थी ये पूरा पाकिस्तान जानता है। जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी आएगी इन्हीं की वजह से आएगी। उसके बाद अगली चीज़ यह है कि अब हुआ यह है कि इन्होंने 8:30 बजे का टाइम जो है ना रखा हुआ था कि सदर दस्तखत करेंगे। अब इनको ये तो पता है कि रात की तारीख में इन्होंने धंधा किया। रात कल 2 ही मंडियां जो हैं वो लगी हुई थी, रात को उनमें चहल पहल थी, रौनक थी। एक लाहौर की एक मंडी है और एक इस्लामाबाद की ये पार्लियामेंट की मंडी है। इन 2 मंडियों में चहल पहल थी, बाकी तो हर जगह पूरा पाकिस्तान सो रहा था। रात सोने का टाइम है, अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है, सोने के लिए, तो बाकी तो पूरा पाकिस्तान सो रहा था। लेकिन 2 मंडियों में रौनक थी, एक लाहौर की एक मंडी है और एक ये मंडी जो पार्लियामेंट में लगी हुई थी, इन 2 मंडियों में। और उसके बाद जनाब 8:30 बजे होना था, लेकिन अब 6:30 बजे 6 बजे जो है, बल्कि 6 या 6:30 बजे जरदारी साहब दस्तखत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब पिछली बार रात को ये तरमीम करने जा रहे थे तो आसिफ अली जरदारी जो बहुत शदीद बीमार हैं, वो रात को नींद की टैबलेट्स खाते हैं, तो उनका कहा गया कि रात को उनकी नींद की टैबलेट्स नहीं खिलानी, उनको जगाना है, क्योंकि रात ही उन्होंने दस्तखत करने हैं। अब 6 बजे यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक दस्तखत जो है वो हो चुके होंगे। और दस्तखत इसलिए हो चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट खुलने से पहले ये दस्तखत करवाने जा रहे हैं। इनको खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ना ले ले, 10-12 जजेस अदालत ना लगा लें। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि कहानी तो शुरू हो गई है, लड़ाई तो शुरू हो गई है, खौफनाक लड़ाई। ये इन्होंने अपना जो करना था कर दिया है, अब लड़ाई शुरू हो गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ अकेली इस निजाम से लड़ रही थी, अब जजेस भी उनके खिलाफ हो गए, उनके ऊपर फायर हो गए, अब उनको भी लड़ना है, अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। वुकला ने भी लड़ना है। देखें, पहले वुकला इसलिए थोड़े से रिलैक्स रहे कि उन्हें लगता था कि मौलाना साहब साथ नहीं देंगे, हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है, हुकूमत नहीं करवा पाएगी, तो इसलिए वुकला रिलैक्स थे। और यंग वुकला तैयार है, लीड करने वाले अब लीडर्स पैदा हो जाएंगे और अब वुकला तहरीक चलेगी, अदलिया भी रिएक्ट करेगी, लोग भी निकलेंगे, अवाम भी निकलेगी। और अब मैं बड़ी तहरीक, ये तय है कि अब बड़ी तहरीक चलेगी। और मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गीदड़ की कहते हैं जब मौत आती है तो शहर की तरफ आता है, इन गीदड़ों की सियासी मौत थी जो इन्होंने ये कर छोड़ा है। इन्होंने जो काम किया है और अगले 3-4 दिन बड़े मारामारी वाले हैं, बल्कि आज और कल, क्योंकि कल रात 12 बजे तक इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला करना है इन्होंने कि कौन होंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उसके बाद फिर और चीज़ें होनी है। और देखते हैं जी क्या होने। इस पर खैर मैं अलग से बात करूंगा कि कैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये लड़ाई बड़ी खौफनाक होने जा रही है। इस पर अलग से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने जो मुतनासिब नुमाइंदगी वाली चीज़ की है वो भी गलत है। जुडिशल कमीशन की हैत चेंज कर दिया वो भी गलत है। इन्होंने जजेस की कारकर्दगी जांचने वाली जो कमेटी है उसमें भी अक्सरियत ज़ाहिर है इनकी अपनी है, हुकूमत की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ यह है कि वुकला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीटीआई भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इमरान खान साहब से मुलाकातें ज़ाहिर होंगी, बहुत चीज़ें इमरान खान साहब पहुँचेंगी, उधर से भी हदायत आएंगी। और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातें रोकने में बड़ा किरदार है आमिर फारूक साहब ने जो अपना किरदार अदा किया था। और जिस तरह से उन्होंने केस में इमरान खान से मुलाकात मुस्तरद की थी दरखास्त, और फिर उसके बाद जिस दिन केस होना था उस दिन कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कोई तकरीर नहीं की, लेकिन एक चीज़ है कि नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम को शेर पढ़ के सपोर्ट किया। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कह रहे थे कि मियाँ साहब इन आईनी तरमीम के हक में नहीं है। तो ये जनाब है सूरत हाल। मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि लड़ाई बड़ी खौफनाक होने जा रही है। और अब लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ये जो पहले लड़ाई थी वो तो कुछ भी नहीं थी, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। क्या कुछ आज अदालत से होता है, नहीं होता, किस तरफ चीज़ें जाती हैं, जजेस क्या फैसला करते हैं, इंटरनली क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं इंशाल्लाह प्रिसाइज रहूँगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तानी आईनी तारीख़ और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। आज जो तरामीम होनी इस आईन में होने जा रही है, ये वो आईन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आज हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में
पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। जनाब स्पीकर, मैं मियाँ साहब को एक चीज़ रिमाइंड कराऊंगा। मियाँ साहब, हिस्ट्री में जब से ये ईवान बना है, तीसरी मरतबा आप इस ईवान में आए हैं, आज पहली मरतबा बोला है, और आज आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मियाँ साहब बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियाँ साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियाँ साहब गए थे। वो मियाँ साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियाँ साहब ने केसरगू किया था, और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फायज ईसा था। जनाब स्पीकर, बड़े सारे अच्छे जजेस गुजरे हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह काजी फाइसा साहब जाएंगे तो लोग हिस्ट्री लिखेंगे, और हिस्ट्री में जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये कहूं कि मियाँ साहब को भी रिमाइंड कराऊंगा, आज आपने जो अल्फाज अदा किए हैं, आज कल एक और शेर लिख दीजिएगा। आप अपने उन अल्फाज को भी याद रखो जो आज़ाद अदलिया, तो क्या आपके अल्फाज बैनुल-अक़वामी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, उसके हक में भी एक शेर लिख दीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये अल्फाज ये नहीं है, ये मैं आईन पे आता हूं। सबसे पहले हमने इस आईन पे मौलाना साहब समेत हुकूमत के साथ किसी एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया। मैं अभी आपको बताता हूं जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात यह है, आईनी तरीक़ाकार है। आईन में जब अमेंडमेंट हो रही है जनाब स्पीकर, अगर आप कानून साजी करें तो यह आर्टिकल 70 है। आर्टिकल 70 कानून साजी के लिए है, आर्टिकल 80 आपके मनी बिल के कानून साजी के लिए है, और आईन के लिए आपका 239 आर्टिकल है, आपका रूल्स 156 है। जनाब स्पीकर, ये ईवान उस वक्त तक, ये ईवान इस आईन के उस आर्टिकल 239 के मुताबिक, ये ईवान इसके रूल्स 156 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना हुई हो, जब तक KPK के 11 सेनेटर्स वहां ना आए हो। यह आईन की खिलाफ वर्जी है। जनाब स्पीकर, मैं ये आपके नोटिस गुजार करा दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ 16 सितंबर, ये डेटा मैंने सुप्रीम कोर्ट से लिया था, 16 सितंबर को लिया था, जब 15 सितंबर को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, 65,200 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 65,200 केसेस में 148 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है और 28 केसेस वो सो मोटो है। 176 केस की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे नहीं बना रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जजेस को महकूम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हर एक अदालत इनके मातहत हो। इसमें हैंड पिक जजेस को ये उठाएंगे। वज़ीर आज़म पहली मरतबा चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा, जजेस की वो तैनाती करेगा और उसके साथ रखेगा। जनाब स्पीकर, एक चीज रिकॉर्ड पे लाऊं, आपने कमेटी बनाई, इस ईवान की कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शामिल था। आपने वो ईवान की कमेटी जब बनाई थी, उससे सबसे पहले ये तजवीज़ उमर अयूब खान साहब की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था। जनाब स्पीकर, 10 प्रोसीडिंग्स हुई है। आपको सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कानून साजी होते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस ईवान को मिसलीड किया गया। मैं शाह साहब का भी रिमाइंड कराऊंगा, शाह साहब खुर्शीद शाह साहब मर थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है, आपने उसका नोटिस लेना है। जब कमेटी बनी, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हुए, तो मैंने मुखातिब करके खुर्शीद शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था। जनाब स्पीकर, ये जब कमेटी में हम आए, सबसे पहला ड्रॉप इनकी खुर्शीद शाह साहब की जो कमेटी थी, जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल जैद थे कि उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राफ्ट जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राफ्ट रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पे मुश्तमिल। आखिरी ड्राफ्ट ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है
जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया। ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे। वो कौन सा ड्राफ्ट है? ये वो ड्राफ्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने फाइनल किया। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंटेरियन के सामने इसने ये दावा किया कि ये ड्राफ्ट फाइनल है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है, ये ईवान में जब ड्राफ्ट आएगा वो इसके मुताबिक होगा। ये पुलेन साहब इनकी तरफ बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ ले। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट क्या हुआ कि आपने ये मंजूर शुदा, हमारे तरफ से नहीं, मैं रिकॉर्ड पे दो चीजें आपको कहूं। हम उस ईवान पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उस कमेटी का हम हिस्सा इसलिए थे कि उसमें लफ्ज लिखा था कि ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनी है। हमने पार्लियामेंटेरियन का इशू उसके अंदर लाया था। हमने इस ईवान में बारहा उनको कहा था कि आपका कोई मैंडेट नहीं है कि आइन के आईनी तरमीम का मुसव्वदा आप तो कर ले। ये हम बारहा लेके आ चुके थे। हम मौलाना साहब के साथ भी थे। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हमने किसी के साथ इस ड्राफ्ट के एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया था, बिकॉज हम समझते थे ये इनलेजिटिमेट है, ये इसका प्रोसेस नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ड्राफ्ट आज आपके सामने वजीर कानून ने रखा, इसको सिर्फ देख ले। ये जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने भेजा, इनको कमिट किया, ये फुलेन साहब सामने बैठे हैं कि हमको कहा इसमें से एक लफ्ज नहीं होगा, वो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं कि इसमें से कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं जनाब स्पीकर, ये क्या कर रही है हुकूमत एक चॉकलेट के कोडेड करके आवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये ड्राफ्ट मंजूर शुदा था। इस ड्राफ्ट में ये लिखा था, पहला लफ्ज देख के, ये देखे सबसे पहला लफ्ज देखे जनाब स्पीकर, इसमें यह लिखा था कि कमीशन होगा चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल और इसमें होंगे 4 सीनियर जजेस। आपने इसको क्यों चेंज किया? यह हुकूमती ड्राफ्ट में क्यों चेंज आया? दूसरी बात, यह कमेटी आपने बनाई जिसमें से जजेस की अपॉइंटमेंट होना था, इनके अल्फाज में आपने तय्युर क्यों डाला, 230 क्यों डाला? आपने दूसरे लफ्ज इसमें लिखा जनाब स्पीकर, यह आपके सामने गोशगुजार कराता हूं, ये कमेटी के सीनियर जजेस को किसने चेंज किया? ये चौथा आपके सामने लेके आ जाता हूं जनाब स्पीकर, कमेटी ने कोई भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया था, कमेटी में कोई भी आर्टिकल 202A नहीं था, कमेटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी, कमेटी ने कभी नहीं कंसिडर किया था कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। जनाब स्पीकर, ये आपने की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये खुर्शीद शाह साहब ने नोट भेजा था, ये ईवान के साथ भी फ्रॉड हुआ है, जो ऐसा ड्राफ्ट आया है जो ईवान ने नहीं भेजा। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीजों का अर्ज करता हूं जी। ये आदलिया पे अटैक है, बस काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर, मैं कंप्लीट करता हूं जनाब स्पीकर, मैं आर्टिकल 175 का जनाब स्पीकर आपको अर्ज कर रहा हूं। एक चीज जनाब स्पीकर को बुलाएं जी। जनाब स्पीकर, अभी चीफ जस्टिस का जब इंतखाब होगा उसमें 8 एमएनए शामिल होंगे और इसमें 4 सेनेटर शामिल होंगे। जनाब स्पीकर, जब बाकी तौर पे हम अपॉइंट करते हैं जजेस को तो उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के एक जैसे नुमाइंदे होते हैं। आपने इसमें प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, आपने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड किया? इसका मतलब यह कि जो कमेटी होगी वो ज्यादा तादाद हुकूमत की होगी, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है। इनका मतलब यह कि ये खुद बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। इसी तरह आर्टिकल 199 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस प्रोवाइड किया है, वाइंड अप कीजिए जनाब स्पीकर। एक मिनट में कंक्लूड करूं जनाब स्पीकर। इसी तरह आर्टिकल 191 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं जनाब स्पीकर, कोई भी अदलिया में ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो केस के फैसले करे लेकिन उसके लिए बेंचेस कोई और बनाए। सुप्रीम कोर्ट अदालत अदलिया कब होगी अगर उसके लिए बेंचेस कोई और बना रहा है? हाई कोर्ट में ये बर्डन कैसे होगा अगर उसके लिए बेंचेस आप ही बना ले? और जजेस आजाद कैसे होंगे अगर उसमें से गैर जजेस की तादाद आप ज्यादा करके कर ले? 18वीं तरमीम इसलिए नहीं खत्म हुई थी, इसलिए खत्म नहीं हुई थी कि आदलिया ने यह कहा था कि ईवान कानून साजी नहीं कर सकती। आदलिया ने इसलिए खत्म किया था कि जजेस की तादाद कम कर दी थी। वो तो 9 मेंबर बेंच पे मुश्तमिल था जिसमें 5 जजेस थे, अभी 4 जजेस थे और 3 नॉन जजेस थे। अभी तो आपने उसमें 5 जजेस और 8 नॉन जजेस कर लिया। जनाब स्पीकर, हम समझते हैं ये सब के सब आज़ाद अदलिया के खिलाफ इनका एक पहले ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में बिल्डिंग भी देख सकते हैं और इस बिल्डिंग से निकलने वाली ये रोशनियां भी देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रंगो नूर की बहार है हर तरफ। लेकिन इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में अब से कुछ देर पहले सेनेट से एक आईनी तरमीम मंजूर हुई। आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर होगी और कुछ ही देर में ये मरहला कौमी असम्बली से भी शुरू होने वाला है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उसके हवाले से भी अपडेट आ जाएगी और बहुत सारी अपडेट्स आपके पास पहले ही सोशल मीडिया के थ्रू और टीवी चैनल्स के जरिए पहुंच चुकी है। बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे हैं कि इस आईनी तरमीम से नुकसान क्या हुआ है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, क्या ये आईनी तरमीम रिवर्स हो सकती है या क्या ये आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है, अगर चैलेंज हो सकती है तो कैसे, कौन रोक सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस व्लॉग में मिलने वाले हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि इस आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जहां पर मैं मौजूद हूं मेरे अकब में तो पार्लियामेंट हाउस है, इसके बिल्कुल बराबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहां पर अच्छी खासी रौनक है। आपने देखा कैसे लोगों को लाया गया, आपने वो सारे विजुअल्स देख लिए। लोग जैसे भी पहुंचे यहां पर वोट हो गया, अब सेनेट से मंजूर होगी तरमीम। लेकिन इसके बिल्कुल बराबर में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है जहां पर हू का आलम है, बिल्कुल खामोशी है और वहां के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, वो अब माजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन ये एनफ है या नहीं, क्या काजी फायज ईसा का जाना ही कामयाबी है या इस तरमीम में ऐसा और बहुत कुछ है जो उनके होते हुए या ना होते हुए दोनों तरह से ज्यादा मुश्किल सूरत पैदा कर सकता है। तो मैं तो कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के सामने ये सवाल रखे, ऐसे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त कवर करते हैं, जिन्होंने पूरा मुसवदा पढ़ रखा है और उनको A to Z इन सारे मामलात का पता है और आपके सारे सवालों के जवाब भी उसी में मिल जाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू जो हमारी कोलीग रिपोर्टर हैं वो जरूर सुनिएगा। थोड़ी लंबी गुफ्तगू है लेकिन उसमें मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीजें थी, क्योंकि मैं भी ये समझता था कि मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। लेकिन जो कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं इससे बेहतर तो आईनी अदालत थी जिसके सरबराह बेशक काजी फायज ईसा होते, वो इससे ज्यादा बेहतर सूरत होती जो अब हो रही है। तो क्या कहना है मरियम नवाज का और हमारे साथी कोलीग्स का वो भी आपको बताता हूं। फिर अभी कुछ देर पहले फैसल वाडा से बातचीत हो रही थी और वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले 26वीं तरमीम का केक भी काटा और साथ ही एक बड़ी खतरनाक बात की है कि पहले तारीख पे तारीख होती थी, अब तरमीम पे तरमीम होगी। दैट मीन्स के आने वाले दिनों में तरामीम का रास्ता खुलने वाला है, एक के बाद एक तरमीम होगी और अब ये रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। तो आपके जो सवाल हैं कि ये वाली जो तरमीम अब हुई है क्या इसको कोई रोक सकता है, क्या ये रिवर्स हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे होगी और कौन करेगा, इन सवालों के जवाब जरा आप मेरे दोस्तों की गुफ्तगू में सुनिएगा। जरा सा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़े पार्लियामेंट के मनाजर भी दिखाता हूं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तैयार हैं आप अपने कौमी असम्बली के इजलास के लिए? अपने मेंबरान से मिलने के लिए तैयार हैं जिनका आपको इतने दिनों से पता नहीं है कहाँ पे है? मेरी बात सुने, जब बंदूकों के साई के अंदर इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स तो जाके चेक करें ना, सारी खाली पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ कौमी असम्बली में भी बंदूकें ले आए फिर, और कि ये इस्लामाबाद पुलिस को IG को बैठा दें फिर स्पीकर साहब की। नहीं, आपके जो अरकान जिनसे रब्ता नहीं हो रहा उनके पास जाएंगे आप मुलाकात के लिए कि भाईजान किधर थे आप? नहीं, मुलाकात होगी तो उन्हें समझाएंगे ज़रूर, लेकिन मैं ज़ाहिर है हुकूमती साइड के बेंचेस पे तो नहीं जाऊंगा, नान की लॉबी में जाऊंगा। आपका ट्वीट मैंने अभी देखा, आपने वज़ीर आज़म से पूछा है, आपके सेनेटर से आपकी अभी कोई बातचीत हो पाई है? किसके साथ? आपके साथ। आपके? हाँ। नहीं जी, उनको तो बड़ी वो सिक्योरिटी में ले जाया गया, मुझसे मिलने की उनको इजाज़त नहीं थी। आपने कोशिश भी नहीं की मुलाकात कर पाए? जी, मैं गैलरी में भी गया, मैं लॉबी में भी गया, उनको जो है बड़े मजबूत हाथों में थे वो। तो यहाँ आने से पहले आपका कोई रब्ता नहीं हो पाया? आपने कोशिश की, कोई रब्ता नहीं? मैं वहाँ से आया था इसलिए कि उनके साथ रब्ता करूँ, कोई उनके साथ रब्ता ना हो। आपने अपने ट्वीट में बिलावल को और प्राइम मिनिस्टर को मेंशन किया, क्या क्वेश्चन उनसे करना चाहते हैं? उनको शर्म दिलाने की कोशिश की मैंने। देखिए सर, पहले तारीख पे तारीख होती थी इस मुल्क के अंदर, अब इस मुल्क के अंदर कामयाबी और अमेंडमेंट होगी। और आपने कादर भाई याद रखना है कि ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री है, ठीक है। तो ये वाली जो विक्ट्री है ना आती रहेंगी सर, जितनी उम्र बढ़ती रहेगी, अगली साल के रहते पहले और अमेंडमेंट ले आएंगे। इस हमने अपना वादा और दावा पूरा कर दिया। अमेंडमेंट ला के ये वाली अमेंडमेंट रिवर्स तो नहीं होने वाली? सर ये तो आपने मुश्किल सवाल कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ
फास्ट फॉरवर्ड चलेगा। आ जाए सर, आए कादिर भाई, आप लोग आए भाई, आए सर आए। वसीम काजी आ रहा है कि जा रहा है? लेकिन जो आएंगे ना वो फिर हम शायद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि काजी बेहतर था। अच्छा, ये जो आईनी बेंचेस बनाने के हवाले से जो तरीकाकार दिया गया वो बड़ा खौफनाक। रुक तेरी देखिए, इट वॉज़ अबाउट जस्टिस मंसूर अली शाह। मसला ये था कि जिस किस्म की तरमीम आ रही हैं उस वक्त भी मुसविदा पढ़ चुकी थी मैं, जिस वक्त आप जिस वक्त को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो इतना डिवेस्टेटिंग है। उसमें चीफ जस्टिस जो भी बने, चाहे वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह बने, चाहे वो जस्टिस याया अफरीदी बने, एक टुथलेस चीफ जस्टिस होगा जिसके पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो जब एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात नहीं है और एक प्रिजाइडिंग जज जो कि उसके बाद एक कमेटी ही नॉमिनेट करेगी, जुडिशल कमीशन ही नॉमिनेट करेगा, उसके पास ज़्यादा इख्तियारात है, तो फिर चीफ जस्टिस कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मसला ये है कि इन्होंने पूरे निज़ाम को, अगर आप शिकवार उन तरमीम को पढ़े जो अब से कुछ देर पहले सेनेट से पास हो गई हैं, तो उन तरमीम में हर तरमीम आपको ये बताएगी कि ये कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और इतनी कन्फ्यूजन, इतने लूप होल्स, ऐसे पता तो चल रहा है, ज़ाहिर है जिस तरह से हुई है डिस्कशन ही नहीं हुई। अब उससे मसला ये है कि आपने पूरे का पूरा अदलिया का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और आपने अदलिया में आखिर में उस 26वीं आईनी तरमीम के लिख दिया कि हमने बार काउंसिल से भी इनपुट लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट बार से भी लिया, लेकिन आवाम को या मुझे या आपको आखिरी वक्त में शिकवार मंजूरी के बाद क्यों पता चल रहा है कि ये तरमीम हो गई? इससे पहले जितने मुसवदे आए वो इतने डिवेस्टेटिंग नहीं थे, उनके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन थी। तो आज तो जो मुसवदा अभी जो पढ़ा हमने लिटरली सर पकड़ा। अब तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ हो या कोई भी चीफ हो, इससे बेहतर था कि चीफ जस्टिस कादी फैदीसा को ही आईनी अदालत का सरबराह बनाकर एक अलग अदालत बना लेते, तो वो कम अज़ कम एक अलग अदालत होती। अब तो मसला ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का एक बेंच बन जाएगा, उसमें जजेस एक दूसरे के साथ खींचातानी रहेगी कि ये जो है वो 5 फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड है और बाकी जो है वो जजेस पसंद नहीं है, लेसर चाइल्ड है। तो ये वाला सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है और अब इसमें यह भी होगा कि हर जज कोशिश करेगा कि उसकी CV मुकम्मल रहे कि वो आईनी अदालत का जज बन जाए, क्योंकि ये अब पार्लियामेंट की ज़्यादा सवाबदीद है। जो जुडिशल कमीशन है जिसने बेंचेस बनाने हैं, अब उसके अंदर आप मेजॉरिटी देखें, सिंपल मेजॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास मौजूद है। तो ये टोटली अब जुडिशल, अगर पहले जुडिशल पॉलिटिक्स होती थी तो अब कम्प्लीटली वो सियासत के मैदान में आज जुडिशरी ने कदम रख दिया जो इन्होंने कर दिया है। तो अब देखना है किस किस्म का रिएक्शन जुडिशल साइड से आता है, क्योंकि जो मुसवदा मंजूर हुआ है मोस्ट प्रोबेबली अब से कुछ देर बाद वो हमारे आइन का हिस्सा बन जाएगा। क्या ये चैलेंज हो सकता है अदलिया में? इसके ऊपर कोई ये रिवर्स होने के कोई इम्कानात हैं? अदलिया से कोई ऐसा प्रेशर आए या कोई हो सकता है? देखिए, कोई भी आईनी तरमीम अदलिया में चैलेंज नहीं हो सकती अगर वो बराह रास्त जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से तसादुम ना रखती हो। वैसे भी अदलिया किसी भी जो आईनी तरमीम है उसको बराह रास्त देख नहीं सकती है, ये लिखा है हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर। तो अब एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर इन तरमीम ने चैलेंज होना है तो इन्होंने भी चैलेंज उसी बेंच के सामने होना है जो इस पार्लियामान के मेंबर्स ने बनाना है। तो ये वो पूरा डिवेस्टेटिंग पॉइंट था जो इसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बहस कर रहे थे कि भाई अगर हुकूमत ने बेंच बनाना है तो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा कहाँ जाएगा? उसी बेंच के सामने। तो आप अपने केस में खुद ही जज तो नहीं हो सकते। तो ये वो मसला था जिसके ऊपर बार बार हम पॉइंट आउट कर रहे थे। और अगेन ये किसी एक जज की बात नहीं है, आपने ओवरऑल पूरे सिस्टम को एक तरह से इस वक्त तो मैं यही कहूँगी कि तबाह कर दिया। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में किसी तरमीम का क्या फ़र्क होता है। जब 18वीं तरमीम आई थी उसके भी ख़िलाफ़ बहुत कुछ हुआ था, फिर 19वीं आई, अब 19वीं को रिवर्स बैक करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो अब हमने देखना है कि केस को रिवर्स बैक पार्लियामेंट नहीं करना है, अदलिया में जाएगा तो वही बेंच होगा जो मैंने आपको बताया। और सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के अंदर अब जो डिवाइड इस वजह से आना है वो एक अलग कहानी है। तो वैसे तो हम लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का वतीरा रहा है, वो जब भी आए हैं ना पावर में, जब भी, तो उन्होंने आके इसी किस्म की तरमीम की है और इसी तरह से अदलिया का पूरा मलिया मेट किया है, उसके अंदर डिवाइड की है, लड़ाइयाँ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुए हैं। तो अब जो मामला है वो सारा जुडिशल साइड पे है। मैं तो समझती हूँ कि अब अगर जजेस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया था, गो के मैं भी ये समझती थी कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब कोई हल नहीं है कि वो बस इस्तीफे दें और घर जाएं। अब और क्या रह गया है। इत्तलाए आम है, पार्लियामेंट में तशरीफ लाने वाले जो मौजूद हजरात हैं उनसे इल्तमास है बराए करम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लेके जाए। तो जो लाए गए हैं यहाँ पे वो पार्किंग में गए हैं या नहीं, या सीधे ही पहुँचे हैं? भाईजान वो तो बेचारे वैसे इस गेट से आते हैं, आज उनको वो पिछले दरवाज़ों से लाया गया और उनको रास्तों को भी नहीं पता था किधर से जाना है, तो भटकते फिर रहे थे। बेचारे आते रहते हैं लेकिन आज उनको नहीं पता। यार मैं तो कादिर भाई उन बेचारों के पे तरस खाता हूँ यार, मतलब कितनी मुश्किल में वो होंगे, किसी के बच्चा अगवा, किसी की बहन अगवा, किसी की बीवी अगवा। और ये देखें वो पैसों वाला मामला तो इस दफ़ा शायद नहीं था कि पैसे लेके कोई बिक गया हो, तो इंसान की कैपेसिटी होती है, मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं जाके वो मैनेज हो जाता है। असल तो ये सिस्टम है ना जो
इस तरह भी ये जो आज हुआ है, हम मौजूद थे, हम पार्लियामेंट हाउस जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर थे 9 अप्रैल की रात को, आपने देखा जिस तरह की चीज़ें हुई, सिस्टम एक्सपोज हुआ ना। यहाँ पे भी ये जो चीज़ हो रही है, तो ये दिन ब दिन जो है वो चीज़ें तो वो अपना अचीव कर लेते हैं, जो भी टास्क होता है, प्राइम मिनिस्टर को हटाने का हो, अदम एतमाद का हो, लोगों को मैनेज करने का हो, मंडियाँ लगाने का हो, सिंध हाउस का हो, और आज इन्होंने इस तरह भी कर लिया है, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अचीव क्या कर रहे हैं? मतलब वो जो अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं हो, तो टास्क पूरे हो जाते हैं, अचीवमेंट नहीं होती। सो अभी इट्स नॉट ओवर येट कि ये वाकई जो चीज़ हुई है बड़ी खौफनाक है, अदलिया कम्प्लीटली कंट्रोल्ड गवर्नमेंट ने कर ली है। लेकिन क्या अदलिया पहले कंट्रोल नहीं थी? ये एक प्रोसेस हुआ है, इसको आईनी कवर दिया गया है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि कल जब हम सुबह उठेंगे तो एक नया सूरज निकलेगा, एक नया निज़ाम होगा। इसी के अंदर लोगों ने हमने कादिर भाई, मैं मुख्तसरन मैं आपके ऑडियंस के लिए ये बात कर रहा हूँ, और आप चूँकि हमने बड़ा अरसा कवर किया है साथ, ये पिछले 8-10 साल जो हमने PTI की पॉलिटिक्स को कवर किया है, ऐसी बेशुमार मौके हैं जहाँ ये लगा है कि भाई ओए होए अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर अपॉर्चुनिटी होती है। क्राइसिस के अंदर इमरान खान अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। ये 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, यही पॉलिटिक्स रही है और आगे भी इसी तरह चलेगा। देखिए पार्लियामेंट कितनी खूबसूरत सजाई हुई है, रोशनियां निकल रही हैं पार्लियामेंट से, रंगो नूर की बरसात। भाई आप डी चौक पे चले जाएं, आपको लगेगा कि बहुत खुशहाली आ गई है मुल्क में, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। तो अपेरेंटली तो चीज़ें ऐसी हैं। थैंक यू। देखिए जी, काजी साहब तो चले गए हैं, काजी माजी हैं इस वक्त, लेकिन आईनी अदालत बनाने के हवाले से बात की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच बना है, मैं ये समझता हूँ कि उससे तो आईनी अदालत ही बना दी जाती तो बेहतर था। इससे आपकी जो जुडिशरी है वो एग्जेक्टिव के मुकम्मल कंट्रोल में है, और जो एक तरीक़ाकार दिया गया है वो बराह रास्त अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 175 उसमें जो अब इन्होंने तरीक़ाकार दिया है, ये हुकूमती ड्राफ्ट में जो सामने आया है, उसमें तो मेरे ख्याल में कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को रिज़ाइन नहीं देना चाहिए, वरना वो बैठ कर काम, यानी एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो होगा उससे ज़्यादा ताकतवर होगा एक प्रिजाइडिंग जज। सुप्रीम कोर्ट में आपने 2 पावर्स बना दी, चीफ जस्टिस और उसके सामने खड़ा कर दिया प्रिजाइडिंग जज। प्रिजाइडिंग जज कौन होगा? जो आईनी मुकदमात सुनेगा। उसको मुकर्रर कौन करेगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत किसकी होगी? हुकूमत वक्त की। तो चीफ जस्टिस कौन होगा ये तो बता दो। देखिए, इस वक्त की जो इतलात है उसमें तो यही है कि अगर आप चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को भी बना दें तो गवर्नमेंट को उसमें कोई नुकसान नहीं है। यानी मंसूर अली शाह साहब से ज़्यादा ताकतवर वो शख्स होगा जो प्रिजाइडिंग जज होगा, जिसने आईनी नोयत के मुकदमात सुनने होंगे। तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठ के फौजदारी, जेल अपील, टैक्स मैटर्स ये सुन सकते हैं आईनी में। थैंक यू। रिजवान गिल कहाँ पर हो रही है वोटिंग? वहाँ पे छोड़ दें जहाँ पे वोटिंग हो रही है। वोटिंग अंदर हाल नहीं हो रही है। ये सारे के सारे देख रहे थे उस साइड पे कि कहाँ से हमारे लोग अंदर आएंगे। तो जैसे ये लोग अंदर आए, एकदम से आके ये बैठने लगे, मतलब ना इन्होंने इधर देखा ना उधर, ऐसे नजरें नीचे की हुई और आके बस ये कुर्सियों के ऊपर बैठने लगे। काजी फाइज ईसा को क्या मिला इन तरमीम से? वो तो घर जा रहे हैं, मुंह काला करके जा रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील हो जाए इनका तो फिर वो चैलेंज किया जा सकता है इन्हीं तरमीम को भी। तो ये ज़रूर मुझे यकीन है कि कोई ना कोई चैलेंज करेगा। इसको रिवर्स करवाने के लिए क्या ऑप्शन हैं आपके पास फौरी तौर पे? वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है। आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त रात के 4 बजने वाले हैं और अभी भी मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और आपको पता है सुबह से लेकर अब तक नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। ये बैक ब्रेकिंग डे खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अब तो रात हो चुकी, बल्कि कुछ देर में सुबह होने वाली है। और इस वक्त आपको पता है आईनी तरमीम से मुतालिक जो एक्टिविटीज़ हुई, मौलाना की रिहाइशगाह पर एक्टिविटीज़, फिर सेनेट का इजलास और इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। तकारीर हो रही हैं और इन तकारीर में जो मेन पॉइंट्स क्या थे वो भी आपके सामने रखने हैं। और साथ ही कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये वक्त है कोई बड़े फैसले लेने का। तो अब जो बड़े फैसले लेने हैं वो किन को लेने हैं? बेसिकली वो तो वकला को लेने हैं, क्योंकि ये सारी आईनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म्स, ये सारा तो जुडिशरी से मुतालिक है। तो वकला इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ख़ासतौर पर हामिद खान, उनसे थोड़ी देर पहले बात की है कि काजी फाइज ईसा से मुतालिक अभी वो क्या राय रखते हैं और आने वाले दिनों में वकला क्या कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। हामिद खान की मैंने गुफ्तगू आपको सुनानी है, प्लस बैरिस्टर अली ज़फ़र
वो समझते हैं कि ये तरामीम स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं। हालांकि कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इन तरामीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र क्यों समझते हैं कि ये स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, वो भी आपको बताता हूं। और साथ ही एक बड़ा ऐलान भी एक्सपेक्टेड है जिसका हामिद रज़ा ने अपनी ट्वीट में जिक्र किया। कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़रा अंदर का अहवाल आपको बताता हूं। जब पार्लियामेंट का ये इजलास शुरू हुआ, खासतौर पर कौमी असम्बली का, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उस वक्त ऑब्जर्व की, जो अमूमन कैमरों की आंख से ओझल रहती हैं, या पीटीवी का या सरकारी कैमरा उसको उस तरह ना कवर करता है, ना रिपोर्ट करता है, ना आप टेलीविजन पर उस तरह से देख पाते हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आपको बताता हूं। जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, बिलावल अंदर आए, उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। इसी दौरान लॉबी से पीटीआई के कुछ 3-4 लोग अंदर आए और काफ़ी शोर शराबा एकदम से मच गया, क्योंकि सबकी नज़रें जो थी वो उसी तरफ थी जहां से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये लोग अंदर आएंगे, क्योंकि एक साइड पे अपोजिशन की लॉबी है, दूसरी साइड पे हुकूमती लॉबी। तो जो अपोजिशन के लोग कोई 8-10 के करीब बैठे हुए थे पीटीआई के, ये सारे के सारे देख रहे थे उस साइड पे कि कहाँ से हमारे लोग अंदर आएंगे। तो जैसे ये लोग अंदर आए, एकदम से आके ये बैठने लगे, मतलब ना इन्होंने इधर देखा ना उधर, ऐसे नज़रें नीचे की हुई और आके बस ये कुर्सियों के ऊपर बैठने लगे। उनमें मुबारक ज़ेब खान भी हैं, उनमें 1-2 और लोग भी हैं, मैं नाम सबके नहीं ले पाऊंगा, भूल जाऊंगा। आपको पता है वो 4 लोग कौन से हैं जिनको अंदर उस वक्त पहुंचाया गया, कैसे आए, किन हालात में आए, ये भी डिटेल आपको पता है। तो जब बिलावल अपनी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा करना शुरू किया। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उसका भी। तो पीटीआई के कैंप से आवाज़ आई कि वो जो हमारे बंदे बिठाए हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें। तो वो आवाज़ शायद टेलीविजन पर पता नहीं गई या नहीं गई, तो उस वक्त भी काफ़ी कह गए मच गए एकदम से। मतलब लोग देखें हंस रहे थे इस बेबसी के आलम में भी कि मतलब ये सिचुएशन है, इधर कलमा लिखा हुआ है यहाँ पर, और जिस ऐवान में बैठे हुए हैं ऊपर 99 नाम लिखे हुए हैं, और उसके नीचे खड़े होकर ये सारी तकारीर की जा रही है, सारा कुछ हो रहा है। मुबारक ज़ेब को मैं देख रहा था अपनी आंखों के सामने बैठे, इस शख्स का भाई शहीद हुआ, वो किस नज़रिए के साथ हुआ, क्या हुआ, मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाता। आप एक दिन पहले ट्वीट्स कर रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद और पता नहीं क्या, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन और कुरानी आयात लिख के और पता नहीं क्या क्या कुछ, और फिर स्टिल आप जो है वो किसी और साइड पर चले गए, जाके बैठ गए। मुबारक ज़ेब की वीडियो मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सका बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती है। सार्जेंट जो है वो आपके यूँ ऐसे 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 चल रहे हैं, और इजाज़त नहीं है कि आप अपना मोबाइल कैमरा निकाल सकें। वहाँ पे जगह जगह पे नोटिस लिखे हुए हैं और जगह जगह पे सार्जेंट जो है वो ऐसे ऐसे देख रहे हैं आपको, वो मुराद सईद वाली आंखों से, कि कोई बंदा मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्ड ना कर रहा हो, इतनी सख्ती है। तो बहरहाल हमने अपनी आंखों से जो मनाजर देखे वो तो आपके सामने रख दिए। तो लंबी तकारीर चली। बहरहाल हम तो सुबह से कवरेज करके कुछ थोड़ा बहुत थक भी गए, फिर हमने ज़रा बाइक वाइक पकड़ी, अपने दोस्तों को साथ लिया। आगे व्लॉग में दिखाऊंगा आपको कुछ मनाजर। हम ज़रा बाइक के ऊपर बैठ के चले गए बिकॉज गाड़ी हमारी ऑफिस में खड़ी है, तो पता नहीं था कि इतनी देर तक ये इजलास चलेगा, तो कुछ खा पी के भी वापस आ गए। आज के इजलास की जो सबसे अहम हाईलाइट है वो है मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर अभी तक की, क्योंकि मौलाना ने इमरान खान के बारे में जो स्टैंड लिया है, या जिस तरह से उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जब शहबाज शरीफ के साथ हुआ, नवाज शरीफ के साथ हुआ, आसिफ जरदारी के साथ हुआ, गलत हुआ। वो कह रहे हैं कि मैं उस टाइम भी डट के खड़ा था इन लोगों के साथ, और आज इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसकी भी वो मजम्मत करते हैं। बात सिर्फ मजम्मत तक रही है, कोई मुतालबा नहीं उन्होंने हुकूमत से किया, कोई आगे बढ़ के कोई बात नहीं की। मौलाना के पास मेरा ख्याल है कम से कम इतनी बार्गेनिंग पावर तो है कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात करा सकते हैं पीटीआई के लोगों की, तो वो इससे आगे चल के भी कुछ करा सकते हैं। बहरहाल वक्त को देखना चाहिए कि क्या होता है, लेकिन इस टाइम ये आईनी तरामीम जो है वो पास हो गई और तकारीर का सिलसिला जारी है। वकला बरादरी क्या सोच रही है, क्या किसी बड़े एहतजाज की कॉल होने वाली है, क्या ये तरामीम स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं? बैरिस्टर अली ज़फ़र और हामिद खान एडवोकेट, इनकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी अहम है। तो मैंने दोनों की गुफ्तगू आपके लिए रिकॉर्ड किया, ज़रा सुनिए और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं ज़रा अंदर जाऊँ क्योंकि अभी बहुत सारा सेशन पड़ा हुआ है, शायद सुबह ही हो जाएगी। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, अभी तक के लिए इतना अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। कहा कि ये रिवर्स होगी, रिवर्स होगी, वही हम पूछ रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। कैसे रिवर्स हो सकती है थ्रू अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सस्टेनेबल नहीं है। सर, अब जो वकला मूवमेंट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? यानी आप खुद भी लॉयर कम्युनिटी से हैं, उनके लिए कितना एक बड़ा धचका होगा कि अगर एक अदालत के अंदर 2 चीफ जस्टिस हैं, यानी पावर्स उनकी, नाम जो भी कहते हैं, नाम जो मर्जी कहते हैं आप, तो जुडिशल सिस्टम पूरा कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है कि वो वही मसला है ना कि ये कोई कॉमन ऐसा चीज़ नहीं है जो आप कह देंगे भाई आपने एक यहाँ बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ये कर दिया। इस पर बड़ी सोच विचार होनी चाहिए थी। अब ऑब्वियसली कोलैप्स करेगा, सिस्टम कोलैप्स करेगा, तो फिर इवेंचुअली फिर पार्लियामेंट को आके करना पड़ेगा अमेंडमेंट, बिकॉज इस थॉट थ्रू नहीं किया हुआ। इसको एक तरह से ईगो का मसला बना के इसको जल्दी कर दिया और लोगों को अरेस्ट कर लिया, लोगों को हैरेस कर लिया। 65 वोट हो गए ना, हालांकि हुकूमत के वोट्स नहीं थे इतने, तो वे ऑब्वियसली कोई प्रेशर करके लेके आए हैं, तो अब वो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना। आइन, जैसा मैंने कहा अंदर भी स्पीच में, कि आइन तो कौम को इकट्ठा करता है,
ये वो उस किस्म की अमेंडमेंट कर रहे हैं जिससे कौम डिवाइड होगी। और हमारी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन आप देखो कि आप और कुछ नहीं तो हमारी आई थिंक 70% तो हम लोग हैं इन द पार्लियामेंट, बट हम लोग सही नहीं इसमें। तो वी रिप्रेजेंट अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड उसके बावजूद वो उन्होंने करा ली है। बहरहाल वो ताकत और इख्तियार के ज़रिए अमेंडमेंट कराना एक चीज़ है, कंसेंसस से पूरी हर कौम को साथ लेके, सारी पार्टी को साथ लेके दूसरी चीज़ है। सुप्रीम तो कोर्ट के देखें जजेस को अब क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या रास्ता है? सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो अब देखें वो तो आइन के पाबंद हैं, जो आइन कहता है उसके वो पाबंद होंगे, लेकिन ये अब हमारा काम है कि इसको तब्दील कराएं। और इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए ये सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि एक व्यू ये है कि आइनी तरमीम जो होती है वो तो आइनी तरमीम है, उसमें तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नहीं, अगर बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील हो जाए आइन का तो फिर वो चैलेंज किया जा सकता है आइनी तरमीम को भी। तो ये ज़रूर मुझे यकीन है कि कोई ना कोई चैलेंज करेगा, चैलेंज होगी और तो उसी बेंच के पास ही जाएगी जो इस तरमीम के तहत बना, तो वो भी एक इशू है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस तो अराइज होंगी। और सर इसमें एहतजाजी तहरीक के हवाले से जिस तरह वकला तहरीक की बात होती है तो उस वो तो गुंजाइश है बिल्कुल। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जवाब जो है वो एहतजाजी तहरीक से ही हो सकेगा, और वही रास्ता शायद इख्तियार हो। पार्लियामेंट को, जैसा मैंने कहा, अपनी ये गलती को दुरुस्त करना पड़ेगा। पीटीआई को कितना नुकसान होगा सर इसके बाद? देखिए ये पीटीआई स्पेसिफिक से ज़्यादा मेरा ख्याल है अब तो ये एक नेशनल इशू बन गया है, अब तो ये कौम का इशू बन गया है, अब तो ये पूरी जुडिशरी का इशू बन गया है, अब तो इंसाफ का इशू बन गया है, जमहूरियत का इशू बन गया है, आइन के जो असूल हैं उनका इशू बन गया है। तो अब तो ये पीटीआई से आगे चला गया। सर आपकी मौलाना से काफ़ी मीटिंग्स रही हैं, क्या वजह है कि मौलाना फिर आखिरी वक्त तक स्टैंड नहीं कर पाए, इसको 25 के बाद नहीं ले जा पाए और आखिर पे आके उन्होंने भी हाँ कर दी? क्या उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया? देखें ज़रूर दबाव होगा उनके ऊपर, लेकिन उनका जो इसमें सारा रोल है बड़ा अहम है मेरी नज़र में। वो तारीख़ भी जज करेगी उनके रोल को, क्योंकि उन्होंने जो पहला डरावना खौफनाक अजदहा किस्म का जो ड्राफ्ट था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो आइन को तोड़ने वाली थी, वो बड़ा नुकसान पहुंचाती मुल्क को, उन्होंने वो उसके अगेंस्ट खड़े रहे। उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर होगा हर किस्म का, लेकिन खड़े रहे और उन्होंने जो ये वाला कानून लेके आए हैं ये उससे बहुत मुख्तलिफ है जो ओरिजिनल कानून था। तो एक तरह उन्होंने अपनी जो सियासत इस्तेमाल की, अपनी हिकमत इस्तेमाल की, अपनी जो उन्होंने किरदार अदा किया, उसकी वजह से कौम एक बहुत बड़े नुकसान से बच गई। तो ये तो उनका हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब जिस तरह उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर उसमें इश्यूज़ हैं, हर चीज़ 100% 100% नहीं होती, अगर उसमें हैं इश्यूज़ तो वो फिर आगे जाके उनको दुरुस्त किया जा सकता है, और मेरा ख्याल है तरीका यही है कि उनको दुरुस्त करेंगे हम इंशाल्लाह। थैंक यू सर। काजी फाजिसा को क्या मिला इन तरमीम से? वो तो घर जा रहे हैं, मुंह काला करके जा रहा है। 5 63 ए वाला मामला किया है, अगर वो 63 ए ना होती ना आज उसका ना हो तो आज उनके पास 65 नहीं थी 63 सीटें। अच्छा सर, ये अब इस वकला तहरीक के हवाले से यही था कि अगर ये तरमीम दी गई और अदलिया को कंट्रोल किया गया तो जाहिर ऐसा ही लग रहा है वो चीज़ हो चुकी है। वकला का अब इसके ऊपर क्या अमल होगा, अदलिया की जो एक पूरी इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे। हमारी ऑलरेडी 4 जो है वो हो चुकी हैं कन्वेंशंस। ये मामले को किसी सूरत वकील बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, हम हर तरह से ये जजेस को, जुडिशरी को कंट्रोल करने की, उसकी आज़ादी छीनने की, आज़ादी पर हमला करने की हर कोशिश का मुखालफत करेंगे जहाँ जहाँ भी हो सके। सर इसको रिवर्स करवाने के लिए क्या ऑप्शन हैं आपके पास फौरी तौर पे? वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है। बहुत सारे आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन की। आईनी तरमीम हो सकती, और इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने भी 2015 में ये माना है कि बुनियादी ढांचा है, बुनियादी फीचर्स है, उनमें से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर उसमें भी लिखा गया है। उनके हाँ भी हम यही होगा इंशाल्लाह ताला। ये बात ये चलेगी नहीं, क्योंकि इस तरह से सिर्फ अफरा तफरी और क्यास होगा। आप अपने अपने अदारे जो हैं, यानी जो ऑर्गन ऑफ स्टेट है, उनको एक दूसरे के साथ इस तरह से टकराव ना पैदा करें। ये आज इस तरमीम में इन्होंने टकराव पैदा किया है। इसीलिए कहा जाता था कि आईनी तरमीम हमेशा कंसेंसस के साथ होनी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी को आप बाहर रख के तरमीम कर रहे हैं, ये तरमीम नहीं।